स्टॉक मार्केट के कुछ ऐसे सेक्टर्स ऐसे क्यों होते हैं, हर सेक्टर की मैं बात करने वाला हूं और थोड़ा डिटेल में बताने वाला हूं कि हर सेक्टर में किस किस सेक्टर में ऐसा क्यों होता है कि वो वॉर प्रूफ या रिसेशन प्रूफ हो जाते हैं। ट्रंप ताऊ के जो 50% टैरिफ आए हैं उससे किन किन सेक्टर्स को झटका लगने वाला है, और अगर आपके पोर्टफोलियो में ये सारे के सारे स्टॉक्स हैं जो यूएस कर रहा है, ट्रंप कर रहे हैं, इसके पीछे एक्चुअल स्ट्रेटेजी है क्या। रे डालियो का नाम आपने सुना होगा, उन्होंने दी है एक वार्निंग, उसको कहते हैं वो डेट स्पाइरल वार्निंग, और मेरी एक पर्सनल स्ट्रेटेजी। इन सभी के बारे में बात करेंगे वन बाय वन। इस वीडियो को पूरा देखना जरूरी है क्योंकि स्टॉक मार्केट वेल्थ उन्हीं के लिए बनाता है जो पेशेंस रखते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सागर, आप देख रहे हैं सिविल बीइंग्स यानी सिविलाइज्ड ह्यूमन बीइंग्स। मेरे प्यारे दोस्तों, ये वीडियो आई थिंक सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है क्योंकि इसमें जो मैंने रिसर्च करी है वो नेक्स्ट लेवल पे है। जैसा कि आप जानते हैं कि कल ट्रंप ताऊ ने 50% टैरिफ अनाउंस कर दिया है 7 अगस्त से, यानी कि आज से तो 25% और 27 अगस्त से फिर वो 25 और ऐड हो जाएगा। तो ऐसे में वो कौन से स्टॉक्स हैं, कौन से सेक्टर्स हैं जो ट्रंप प्रूफ हैं, और ऐसे में वो जो कांड कर रहे हैं उसका इम्पैक्ट हमारे पोर्टफोलियो पे दिखने लग जाता है। तो कुछ ऐसे स्टॉक्स हमारे पास होने चाहिए, कुछ ऐसे सेक्टर्स का हमें एनालिसिस करना आना चाहिए जो रिसेशन प्रूफ हो, ट्रंप प्रूफ हो। मैं एक किताब पढ़ रहा था तो मैंने इसके शुरुआत के कुछ नहीं, ज़्यादा नहीं, 70-60 पेजेस पढ़े। ये अ क्राउडेड माइंड लीव्स नो स्पेस फॉर अ पीसफुल हार्ट, यहाँ तक पढ़ा है। तो डोंट बिलीव एवरीथिंग यू थिंक, मतलब इसमें कुछ ऐसी बातें, बाकी स्टॉक मार्केट से रिलेटेड नहीं है किताब, बट आई थिंक कि इसमें जो प्रिंसिपल्स हैं वो कहीं ना कहीं जब मैं मेरा दिमाग जब चल रहा था पढ़ते पढ़ते तो स्टॉक मार्केट की तरफ ही चल रहा था, बाय डिफ़ॉल्ट वो फाइनेंस की तरफ घूम जाता है। तो मेरे को बस शौक है तो दो चीज़ों का, आप जानते ही हैं। एक है पढ़ाई, पढ़ना मुझे बहुत पसंद है, तो मुझे पढ़ाना बहुत पसंद है, मैं अभी भी पढ़ता हूँ। और साथ ही साथ मुझे पसंद है फाइनेंस, और अभी मेरा फुल टाइम जो जॉब है वो है पढ़ाना और पढ़ाना। और अभी जो स्टॉक मार्केट में मैं इन्वेस्टिंग कर रहा हूँ, तो आज जैसे 7 अगस्त की सुबह है, अभी मैं रिकॉर्ड कर रहा था, मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड कर दी थी एंड आई वाज वेटिंग। तो ऐसे में जो मैं टेस्ट कर रहा था अपनी ही वीडियो को कि जब ट्रंप ने 25% टैरिफ और लगा दिया है तो क्या मेरे बताए हुए सेक्टर्स और स्टॉक्स उस ट्रंप के टैरिफ को भी बीट कर पा रहे हैं कि नहीं। एंड यस, तो इवन दो द मार्केट इज डाउन बाय 0.4% निफ्टी का इंडेक्स, बट हमारे जो सेक्टर्स हैं उसमें इतनी गिरावट नहीं देखी गई है। सो आप खुद भी चेक कर सकते हो, बट आपको थोड़ा पेशेंस के साथ इस वीडियो को देखना पड़ेगा। मैं हर थर्सडे को सिर्फ एक वीडियो बनाता हूँ। दोस्तों, मैं अपने स्टूडेंट्स को हमेशा एक बात बोलता हूँ कि वेल्थ इज नेवर इमोशनल, वेल्थ इज ऑलवेज मैथमेटिकल। पूरा गणित समझते हैं इस पूरे खेल का। इस वीडियो को हमने बहुत सारे सेक्टर्स में डिवाइड किया है। वी आर नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट द न्यूज, वी आर टॉकिंग अबाउट द एनालिसिस। तो मैं चाहता हूं कि उस मेहनत को आप भी देखें और आप भी सोचें, जो यूएस कर रहा है, ट्रंप कर रहे हैं, इसके पीछे एक्चुअल स्ट्रेटेजी है क्या। देखिए, रीजन तो हम सबको मालूम चल चुका है कि रशिया का जो ऑयल आता है इंडिया के पास, तो यूएस इससे नाखुश है। यू नो दिस जियोपॉलिटिकल टेंशन गोइंग ऑन, यूक्रेन को सपोर्ट करता है यूएस। इंडिया का जो कंटिन्यूअस इंपोर्ट है ऑयल का, स्पेशली रशिया से, वो यूएस कहता है उनके कंट्री के लिए एक सिक्योरिटी थ्रेट है। आपको पता होगा कि यूएसए की इकोनॉमी एक वॉर थ्राइविंग इकोनॉमी है। यूएस का जो मैक्सिमम बजट होता है वो हमेशा सबसे ज़्यादा डिफेंस पे, मिलिट्री, इन खर्चों पे जाता है। और हमेशा से, क्योंकि यूएस में क्या हुआ, लड़ाइयाँ बहुत लड़ी हैं बहुत पहले से। वो वियतनाम वॉर, आप यूएस के जो सीरीज़ देखते हैं, वेब सीरीज़ वगैरह, उसमें भी वियतनाम वॉर, अफगानिस्तान वॉर, सोल्जर्स, ये सब बहुत ज़्यादा उनके अंदर, उनके ब्लड में मिला हुआ है। दे आर अ वॉर थ्राइविंग इकोनॉमी। तो वॉर लाइक सिचुएशन में नेचुरली यूएस को ज़्यादा एक्सपोर्ट्स मिल जाते हैं करने को, और ऐसे में उसको, उसके जो आर्म्स एंड एम्यूनिशंस के जितने डिपार्टमेंट्स हैं, जितने डीलर्स हैं, उनके सारे के सारे ऑर्डर बुक्स जो है फिल हो जाते हैं। तो जो इस तरह के ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, जो एस्केलेटेड टेंशंस होते हैं, वॉर लाइक सिचुएशन होती है, वो यूएस के लिए होती है कैश काउस। अच्छा, उसके बाद काफी टाइम से वॉर नहीं हुआ, और उसके अलावा बाकी कंट्रीज ने भी यूएस पे डिपेंडेंसी कम कर दी, खुद के डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत कर लिया। तो वहां के डिफेंस सेक्टर में अब रिसेशन आ गया है। जो फेड्स हैं, जो जैसे यहाँ पे आरबीआई को बोलते हैं अपन लोग, वहां पे फेड्स बोलते हैं, तो उनका टारगेट था कि इन्फ्लेशन को 2% से ज्यादा ना करें। ऑलरेडी उनका इन्फ्लेशन 4% हो चुका है यूएस की इकोनॉमी में।
उन्होंने रेट हाइक किए हैं 25-25 बेसिस पॉइंट, 10-10 बेसिस पॉइंट करके। कितनी बार पता है? इस साल में 11 बार। जस्ट एक साइड नोट, अगर आपको ये मालूम है तो बहुत अच्छी बात है, आप 1 मिनट आगे स्किप कर सकते हैं, थोड़ा फॉरवर्ड कर सकते हैं वीडियो को। मैं जस्ट, क्योंकि ये एक डीप डाइव वीडियो है, तो मैं आपको पूरा नॉलेज देना चाहता हूं। जब भी कभी इन्फ्लेशन ज़्यादा होता है तो लोगों का जो खरीदना है वो कम हो जाता है, कैश फ्लो इकोनॉमी में कम हो जाती है, यानी कि डिमांड घट जाती है। और ऐसे करके अगर सप्लाई ज़्यादा है डिमांड से, तो आपकी जो प्राइसेस हैं वो नीचे जाती हैं, तो फिर इन्फ्लेशन कंट्रोल में आता है। अब ये जो बात करते हैं वापस ट्रम्प ताऊ की, ये जो ये हरकतें कर रहे हैं, तो इंडिया पे जो टैरिफ लगाना, इंडिया पे ही नहीं, इंडिया और ब्राज़ील दोनों पे 50% का टैरिफ है, स्विट्ज़रलैंड पे 39% है, और भी बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जो कि 20%, 25%, चाइना पे 30% का टैरिफ है। ये जो टैरिफ पे टैरिफ लगा रहे हैं, इससे वो क्या करना चाह रहे हैं? वो अपनी कंट्री में प्रोडक्शन को बढ़ाना चाह रहे हैं। अब अपनी कंट्री में प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए उनके पास पूरा सेटअप होना चाहिए, लेकिन आजकल की जो इकोनॉमी है, पूरी दुनिया भर की इकोनॉमी, वर्ल्ड इकोनॉमी, इस पूरी इकोनॉमी में हर कोई एक दूसरे पे निर्भर है। तो हो क्या रहा है? इन्फ्लेशन बढ़ इसलिए रहा है फिर भी क्योंकि वो टैरिफ लगाना इज नॉट द एक्चुअल सोल्यूशन। कोई कंट्री ऐसा नहीं कर रहा। इन्फ्लेशन बहुत कंट्रीज में है, अकेला यूएस है जो इस तरह की हरकत कर रहा है, और यूएस की ऐसी हरकत करने से पूरे दुनिया में फर्क पड़ता है, बिकॉज इट इज अ ग्लोबल सुपर पावर। अब बात करते हैं हमारे सेक्टर्स, और वो प्रॉफिटेबल क्यों हो सकते हैं आगे, और साथ ही साथ उनके कौन से स्टॉक्स अच्छे स्टॉक्स में गिने जाते हैं हमेशा। देखिए, पीपल डोंट लर्न फ्रॉम देयर मिस्टेक्स। व्हाट हैपेंस, जब एक्चुअल पैसे लगे होते हैं तो दे पैनिक एंड देन दे सेल एंड देन दे रिग्रेट। और फिर आती है वॉरेन बफे साहब की कही हुई एक बहुत ही शानदार लाइन जो कोटेड है फ्रॉम दिस बुक, द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर। आपने पढ़ी है किताब? उनका ये कहना था कि when the tide runs out, then we get to actually see who's swing। मतलब जब ये मार्केट न्यूज और ये सब खत्म हो जाती है, उसके बाद दिखाई देता है कि मार्केट न्यूज से कितने लोग धुल गए और कितने अभी भी समंदर में तैर रहे हैं। एकदम कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए, नोट डाउन करिए, अच्छे से चीज़ों को सीखिए। एक ही तो वीडियो आपको देखनी है, इस वीडियो के साथ आपको अपना समय बिताना है। इसी बात पे इस वीडियो को भी एक लाइक करिए। ट्रम्प ताऊ के जो 50% टैरिफ आए हैं, उससे किन किन सेक्टर्स को झटका लगने वाला है, और अगर आपके पोर्टफोलियो में ये सारे के सारे स्टॉक्स हैं तो उन सारे स्टॉक्स को अभी के अभी आपको चेक करने की जरूरत है कि इनमें से किसी को हटाना तो नहीं है। तो जो सबसे पहला है वो है हैवी इंपैक्ट ऑन द इंजीनियरिंग गुड्स। जितने भी इंजीनियरिंग गुड्स हैं उस पर टैरिफ लगाया गया है 50% तक का। उसके अलावा टेक्सटाइल्स में भी टैरिफ लगाया गया है। उसके बाद है जेम्स एंड ज्वेलरीज, केमिकल्स। अच्छा, फार्मा इंडस्ट्री नहीं, केमिकल्स मतलब स्पेशलिटी केमिकल्स। फार्मा इंडस्ट्रीज को अभी इससे दूर रखा गया है, 0% है टैरिफ, क्योंकि यूएस में जो उनकी इकोनॉमी है उसमें खर्चा हॉस्पिटलाइजेशन का बहुत ज़्यादा होता है, जिस वजह से क्या है कि उन्होंने फार्मा को, उनका सेल्फ इंटरेस्ट वो नहीं देख रहे, फार्मा पे नहीं लगाए हैं वो लोगों ने, उस पर 0% है टैरिफ, बाकी चीज़ों पे लगाया गया है। और फिर कहते हैं कि इंडिया अपना सेल्फ इंटरेस्ट ना देखे। अच्छा, लेदर इंडस्ट्री इंपैक्ट होगी, फुटवेयर इंडस्ट्री इंपैक्ट होगी, ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपोनेंट्स होते हैं वो भी इंपैक्ट होंगे। तो आपको ये देखने को मिल सकता है कि इन कंपनीज का 40 से 55% तक एक्सपोर्ट डाउन चला गया, जिसकी वजह से इनका रेवेन्यू डाउन हुआ। रेवेन्यू डाउन तो सेल्स, और फिर उसका इंपैक्ट ओवरऑल प्रॉफिट पे भी पड़ेगा। ये आपको अगला क्वार्टर आते आते तक के दिखाई पड़ने भी लग जाएगा, लेकिन हमें पहले से तैयार रहना है। आइए वो सेक्टर्स की बात करते हैं जो बढ़िया हैं। पहला, फार्मा एंड हेल्थ केयर, जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया। यूएस ने जो फिनिश्ड ड्रग फॉर्मुलेशंस होते हैं उनको अप्रैल 2025 की एक डील के तहत अभी फिलहाल टैरिफ से एग्जेम्प्ट करके रखा है। और अगर लॉन्ग टर्म में आप सोचेंगे तो वॉर हो या रिसेशन हो या कोविड जैसी महामारी हो, आप देखिए कोविड के टाइम पे सबसे जबरदस्त पैसा फार्मा कंपनी से बनाया। तो मेडिसिन की, फार्मा की, हेल्थ केयर सर्विसेज की डिमांड हमेशा रहती है। डॉक्टर लाल पैथलैब्स लिखिए, सिप्ला, औरोबिंदो फार्मा और सन फार्मास्यूटिकल्स। इसको आप screener.in नाम की वेबसाइट है, उसमें आप डालिए इन कंपनीज के चारों के नाम, और साइड में लिखा रहता है इन कंपनीज के बारे में डिस्क्रिप्शन। देखिए, पढ़िए इसको अच्छे से। दूसरा है FMCG और यू कैन से कंज्यूमर सप्लाईज। देखिए, एक थंब रूल है, एसेंशियल्स ऑलवेज सेल नो मैटर व्हाट।
रिसेशन हो या ट्रेड वॉर हो, खाना है, टॉयलेटरीज हैं, बेसिक गुड्स की जो डिमांड है ना वो हमेशा बनी रहती है। तो ऐसे स्टॉक्स को अगर हम देखें जिनका इंडियन डिमांड बहुत स्ट्रांग है और यूएस में इनका कोई कुछ खास डिमांड जाता नहीं है, इंडिया पे ही इनका ऑपरेशन होता है, तो इस तरह के स्टॉक्स हैं हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, आईटीसी, ब्रिटानिया, डाबर, मारिको, टाटा कंज्यूमर्स एंड वरुण बेवरेजेस। ये स्टॉक्स को नोट डाउन करिए। और ये सेक्टर स्टेबल क्यों है? दिस इज इन नो वे अ बाय और अ सेल कॉल, दिस इज अ कॉल फॉर अंडरस्टैंडिंग, फॉर नॉलेज। आप पहचानिए कि क्या अभी अपने लोवेस्ट पॉइंट पे है, क्या इनका सपोर्ट और जो इनका एसएमए है, इनका डाइवर्जेंस है, इनका आरएसआई है, इनकी स्टडी करिए और पता लगाइए कि क्या ये अभी बाय करने की पोजीशंस पे आ गए हैं कि नहीं। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर वो है यूटिलिटीज एंड पावर। बिजली, पानी, गैस भाई चाहिए तो चाहिए, इसके बिना काम नहीं चलेगा। जिन बिजनेसेस का स्टेट गवर्नमेंट बेस्ड रेवेन्यू जनरेट होता है, जो ठेके लेते हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स लेते हैं स्टेट गवर्नमेंट से, उनका यूएस से कोई लेना देना ही नहीं है। उसके अलावा वो स्टॉक्स जो ग्रीन एनर्जी को पुश कर रहे हैं हमारे भारत में, जैसे कि एनटीपीसी ग्रीन्स जिसका लास्ट ईयर ही आईपीओ आया था, टाटा पावर, कोल इंडिया लिमिटेड, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन, इन सभी चीजों में, कोल इंडिया लिमिटेड में तो मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स, मेरे कई सारे दोस्त हैं जो वहाँ काम भी करते हैं, एनटीपीसी में भी जो गेट के थ्रू सब सिलेक्शंस होते हैं ना, और मुझे मालूम है कि ये जो कंपनीज है एक्चुअली में काम कैसे करती है। जब आपको ये पता होता है कि चीजें काम करती कैसे हैं तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। अगला चौथा सेक्टर वो है डिफेंस एंड पीएसयूज। देखिए, मेक इन इंडिया आप उसके बारे में क्या सोचते हैं वो आपकी राय है, लेकिन जो डेटा है वो ये है डिफेंस से रिलेटेड कि हमारे एक्सपोर्ट्स पिछले 10 सालों में डिफेंस वाले 174% बढ़े हैं। मतलब इंडिया ने बेचना ज्यादा और खरीदना कम किया है। 1.27 लाख करोड़ पर ईयर प्रोडक्शन है डिफेंस के गुड्स का। तो ऐसे में कौन से स्टॉक्स हैं जो डिफेंस रिलेटेड स्टॉक्स हैं और जो पीएसयूज भी हैं, जिसका मतलब गवर्नमेंट की छत्र छाया में काम होता है। तो ऐसे पीएसयूज हैं जिसमें मैंने भी एक काम किया है, वन ऑफ माय फेवरेट, जिसको मैंने बहुत पहले से परचेज किया, वो है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, HAL। मैं माराथली बैंगलोर में कुछ महीनों तक के HAL में जॉब किया हूँ। उसके बाद मेरा यूपीएससी IAS में सिलेक्शन हो गया था। उसके बाद है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, भारत डायनामिक्स लिमिटेड, भारत फोर्ज, कोचीन शिपयार्ड, मैज़गॉन डॉक्स। ये डॉक्स वाले कैसे हो गए सेक्टर? क्योंकि जो एक्सपोर्ट होता है वो डॉक्स के थ्रू होता है। और एक और है वो है डेटा पैटर्न्स। ये भले ही पीएसयू नहीं है बट इसको देखिएगा, स्टॉक को जरूर चेक करिएगा। अगला माय डियर्स जो सेक्शन है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर और कंस्ट्रक्शन। इंडिया अभी भी डेवलपिंग स्टेज में है। बहुत सारे करोड़, लाखों करोड़ हाईवेज में या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में लगाए जा रहे हैं। तो गवर्नमेंट स्पेंडिंग की इसमें कमिटमेंट होती है कि इतना इंफ्रास्ट्रक्चर में लगाना ही है पैसा। यहाँ पे जो रोड्स और बाकी कंस्ट्रक्शन वर्क हो रहा है उसकी डिपेंडेंसी यूएस पे बहुत ही मिनिमल है, ना के बराबर है। अनलेस एंड अनटिल हम कोई स्पेशलाइज्ड चीज बनाना चाहें जो सिर्फ यूएस के पास है। लेकिन आज की डेट में जो कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजीज हैं भारत के पास भी भरपूर हैं, मशीनरीज भरपूर हैं। हाँ, लेकिन इम्पैक्ट इंजीनियरिंग गुड्स में आ सकता है जो कि कंस्ट्रक्शन में यूज हो सकते हैं। तो ऐसी कंपनीज से दूर रहना ही सेफ रहेगा। अब इसका क्लासिकल एग्जांपल बताते हैं आपको। L&T, RVNL, PNC इंफ्रा, IRFC, KNR कंस्ट्रक्शन और IRB इंफ्रा। इन स्टॉक्स को जरा चेक तो करिए। अगला जो सेक्टर है वो है फाइनेंशियल्स का। उनमें भी उनका जो डोमेस्टिक बैंक्स हैं, जो हमारे नेशनल इंश्योरर्स हैं, तरह तरह की इंश्योरेंसेस करते हैं, और AMCs हैं, इन सभी का रोल है बहुत बड़ा हमारी खुद की इकोनॉमी में, जो यूएस से बहुत ही मिनिमल इंपैक्ट है। अब इसके क्लासिकल एग्जांपल्स देखिए, जरा स्टॉक्स को देखिए। ICICI बैंक, SBI, ट्रेंड निफ्टी का देखिए कैसे हो रहा है और ट्रेंड इन बैंक्स का देखिए। LIC, SBI लाइफ, HDFC, AMC और मनप्पुरम, इन सभी को देखिए। लुक एट देयर ग्राफ्स। और जो सातवां सेक्टर है मेरे दोस्त वो है रेलवेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। और अगर आपको वाकई में सीखना है ढंग से, अच्छे से, 10 चीजें अलग अलग जगहों से नहीं, एक जगह से एक बार में, वन शॉट, बहुत बढ़िया तरीके से, नथिंग एल्स रिक्वायर्ड बियॉन्ड देन दैट, आई एम गारंटिंग दैट, तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8768876876। इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं। आप हमें डायरेक्ट व्हाट्सएप करिए, हमारी वेबसाइट है, हमारा ऐप है, सब कुछ वेल बिल्ट है। और हमने अभी तक के 20,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स को मैंने पर्सनली पढ़ाया है, कोई और नहीं पढ़ाता है, मैं ही पढ़ाता हूं डायरेक्ट 1-to-1। और अभी जो स्टार्ट हो रही है 1 सितंबर से वो है बैच 14। बैच 14 इज गोइंग टू बी रेवोल्यूशनरी,
क्योंकि हम उसमें बहुत सारी और भी नई चीज़ें लाने वाले हैं। और ये जो 20,000 स्टूडेंट्स हैं, अब मैं इतनी लंबी वीडियो में और चीज़ नहीं बताना चाहता कि इनके फीडबैक क्या रहे क्या नहीं। आप सीधा बस अटेंड करके आप खुद ही जज कर सकते हैं कि कैसा रहा इन सभी का फीडबैक। यार मैं बिलीव करता हूँ दिल से पढ़ाने में, और मैं आप लोगों को जब पढ़ाता हूँ तो मैं अपना 100% और फुल ट्रांसपेरेंसी के साथ बात करता हूँ, ताकि किसी भी एक भी पर्सन का एक भी रुपया मेरी वजह से नुकसान नहीं होना चाहिए। यही मेरा एम रहता है। और हमें सेबी की गाइडलाइंस को भी फॉलो करना होता है, तो उनकी गाइडलाइंस के तहत ही हम सारे काम करते हैं। और जो 7वां सेक्टर है मेरे दोस्त, वो है रेलवेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। 7वां सेक्टर जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि रेलवेज हमारा होम ग्रोन डिपार्टमेंट है। वी हैव एन एक्सपर्टीज ऑन द रेलवेज। हमारी विजिबल मोनोपोली है इसमें। गवर्नमेंट स्पेंडिंग बहुत तगड़ी है। गवर्नमेंट का जो रेल इंफ्रा का जो पुश है वो बहुत ह्यूज अमाउंट में है। और आज जो इन्फ्लेशन बढ़ रहा है उससे, अब देखिए फ्लाइट्स में इंडिया में हो गई मोनोपोली इन द सेंस डुओपोली बोल सकते हैं। स्पाइस जेट और एयर अकासा जो है, अकासा एयर है, उसको आप छोड़ दीजिए, बचे 2, वो एक इंडिगो और एक एयर इंडिया, बाकी सब तो खत्म हो गए। तो वो प्राइसेस अपने हिसाब से लेते हैं। तो ऐसे में आप भी तो सोचते होंगे ना कभी कि भाई अगर मुझे मान लो दिल्ली से भोपाल जाना है तो मैं फ्लाइट लेने से अच्छा है ओवरनाइट ट्रेन में सफ़र कर लूँ। अगर फ्लाइट होती 2,000 रुपये की, जैसे एक टाइम पे मिलती थी, 1700-1900 रुपये में मिलती थी, तब हम बोलते थे 1100 रुपये का सेकंड AC, 1200 रुपये का है, 1700 रुपये का लेके चलो फ्लाइट में चले जाते हैं, मज़े के मज़े। बट अभी हम वो नहीं सोचते। अभी हम सोचते हैं कि फ़्लाइट है, भले ही भोपाल जाना है, 4-5 हज़ार रुपये की फ़्लाइट है, तो बेटर होगा यार कि चलो भोपाल एक्सप्रेस पकड़ लो। तो ये हम सभी के साथ है और इस वजह से इनका रेवेन्यू राइज हो भी रहा है। वो है IRCTC, RVNL, रेल विकास निगम लिमिटेड, ये हैं टॉप स्टॉक्स। उसके अलावा कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, कॉनकॉर है, वो भी आप देख सकते हैं। अगर आप टेलीग्राम यूजर हैं तो आपके लिए बहुत बढ़िया होगा। आप सिर्फ सर्च करिए स्टडी टू विन एक्सक्लूसिव विदाउट एनी स्पेसेस। 2 न्यूमेरिक 2 होता है, तो स्टडी टू विन एक्सक्लूसिव विदाउट एनी स्पेसेस सर्च करिए और उसमें जो लिस्ट है पूरी विथ रैशनल कि क्यों हम उसको रिकमेंड कर रहे हैं और वो रिकमेंडेड स्टॉक्स क्या हैं जिन पे आपको स्टडी करनी है, इन सभी की हमने पूरी बढ़िया से एक PDF बना के दे दी है। आप इसका क्विक ग्लांस वहां से भी ले सकते हैं और एक बार खुद से स्टडी कर सकते हैं और अपने पोर्टफोलियो को एक बेहतर दिशा दे सकते हैं। लास्ट में मैं यही कहना चाहूंगा कि आप जितने लोगों के पास भी क्रेडिट कार्ड के डेट्स हैं, EMI के डेट्स हैं, यानी कि आप कहीं ना कहीं कोई कर्ज है, वो टाइम आने वाला है जब कैश विल बी द किंग। तो अपने डेट्स को जल्दी से जल्दी खत्म करने की कोशिश करिए, ताकि जब ये मौका पड़े, तब मैं बताऊंगा आपको कि मौका कब है, तब आपके पास कैश होना चाहिए इन्वेस्ट करने के लिए। क्योंकि अगर हम हमारा डेट में ही फंसे रहे तो उस समय भी जब मौका आएगा तब भी हम अपना डेट ही चुका रहे होंगे। तो अभी और डेट बिल्ड मत करना, बिल्कुल ध्यान रखना, और अभी सिर्फ कैश पे ही अक्यूमुलेट करके रखना। और ऐसी FDयां करा सकते हैं आप, भले ही कम इंटरेस्ट रेट पे, जो जब चाहें तुड़वा सकें विद सम मिनिमल पेनाल्टी। बट कैश को जमा करके रखना बहुत जरूरी है आज की डेट में, जिस तरह का मार्केट स्थिति चल रहा है उस हिसाब को देख के। देखिए, पेशेंस और प्लानिंग, इन दोनों से ही पैसे बनते हैं, पैनिक से नहीं। इसीलिए इतना डीप डाइविंग आपके साथ मैंने किया है और मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। अगर आपने इस वीडियो को पूरा एंड तक देखा है, मेरे साथ बने रहे हो, तो ऐसे में आप नीचे कमेंट करिए, बताइए मैंने पूरी वीडियो देखी। जितने लोगों ने भी देखी है बताइए जरूर। आपके अंदर पेशेंस है और स्टॉक मार्केट जो वेल्थ बनाता है वो आप लोगों के लिए ही बनाता है, उन लोगों के लिए नहीं जो जल्दबाजी में रहते हैं। जाते जाते मैं एक ही बात बोलूंगा इस किताब से। ये किताब मेरी बहुत ही फेवरेट किताब है, बहुत बार इसको पढ़ चुका हूं, द साइकोलॉजी ऑफ मनी। गेटिंग वेल्दी इज अबाउट नॉलेज, स्टेइंग वेल्दी इज अबाउट विजडम। तो इसी के साथ आज की वीडियो में समाप्त करता हूं। अगले थर्सडे फिर से इस तरह का डीप डाइव एनालिसिस लेकर के आऊंगा। आपको आराम से इसको चालू करके छोड़ देना है, सुनते रहना है, समझते रहना है चीजों को, और उसके बाद फिर आपको करनी है खुद की अपनी रिसर्च। और अगर आपको कोर्स ज्वाइन करना है, एक ही कोर्स है, बहुत सारे 10 कोर्सेज का प्लेटर नहीं है, जस्ट 1 कोर्स फॉर एवरीथिंग एंड वेरी अफोर्डेबल। 8768-876-876 ये नंबर याद कर लीजिए, इस पे जरूर व्हाट्सएप मैसेज करिए, हम आपको सारी डिटेल्स भेजेंगे। थैंक यू सो मच, गुड डे, जय हिंद, जय नॉलेज।